ओके। सो लास्ट हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अब हम अपने कोड को ट्रांसफाइल करेंगे और यूज़र से हम जो हमने कमांड लिखी है कि एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, यूज़र से इनपुट लेंगे और जो भी हमने इन चारों में से अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा वो हम परफॉर्म करेंगे। तो अब हम दोबारा से वही अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। मैंने शायद क्लोज कर दिया था, आपके पास ऑलरेडी एक दफ़ा ओपन हो गया तो वो सामने शो होता नहीं है। यहाँ हम लिखेंगे TSC और नेक्स्ट हम लिखेंगे नोड इंडेक्स डॉट JS। तो वो आपसे जो आपने यहाँ पे अपना index.ts फाइल में कोड लिखा था जिसमें हमने कहा था कि मैसेज जो है, तो ये मैसेज हमारे पास किस फॉर्म में आ रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर। यानी ये जो इसकी टाइप थी या जो इसमें फर्स्ट नंबर, वो सारा एक सिंपल फॉर्म में आ चुका है, दैट इज एंटर फर्स्ट नंबर। तो लेट से हम फर्स्ट नंबर कुछ भी 10 एंटर कर देते हैं। देन इट इज आस्किंग फॉर सेकेंड नंबर 5। अब वो हमने थर्ड क्या चीज़ उससे कही थी कि आप सेलेक्ट वन ऑफ द ऑपरेटर्स टू परफॉर्म एक्शन। तो आपके पास कौन कौन से थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। आप इस टाइम जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट इस पे भी जाना चाहते हैं। सपोज मैं एडिशन करना चाहती हूँ, आई विल प्रेस एंटर, तो मेरे पास रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा, इन दो नंबर्स की एडिशन आ जाएगी। सिमिलरली इफ आई वांट टू चेक द अदर ऑपरेशंस, हम तीन चार करके देख लेते हैं। तो अगेन हम क्या करेंगे, ट्रांसपाइल करेंगे कोड को TSC। अब अगेन हम लिखेंगे नोड इंडेक्स डॉट JS। अब हम यहाँ पे नेगेटिव एक नंबर चूज कर लेते हैं, -3, एंड लेट द सेकेंड नंबर इज 15। और मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हमसे वो पूछ रहे हैं, हम सपोज सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, तो वो रिस्पॉन्स आपको -18 जनरेट करके दे रहे हैं। अगेन हम डिवीजन चेक कर लेते हैं, TSC नोड स्पेस इंडेक्स डॉट JS। फर्स्ट नंबर हम लिख लेते हैं 10, सेकेंड नंबर हम लिख लेते हैं 3, और अब हम डिवीजन चेक करते हैं कि डिवीजन पे क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो वो हमें मैक्सिमम काफ़ी डेसिमल प्लेसेस तक उसका आंसर प्रोवाइड कर रहा है। लास्ट हम मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर लेते हैं। x डॉट JS। अब हम थोड़ा ग्रेटर नंबर लिखते हैं, 150,1970। सो वी वांट टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन, हम इसको एंटर करेंगे तो वो हमारे पास रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। दिस मीन्स के जो कमांड लाइन कैलकुलेटर हमारा वो किस तरह से वर्किंग कर रहा है कि वो यूज़र से, जो हमने एक कोड फॉर्म किया, यूज़र से दो नंबर्स कंसीडर करता है, इनपुट लेता है, और फिर उसके पास एक लिस्ट है फोर मैथमेटिकल ऑपरेशन की। यानी एक बेसिक काम है कि आप एक इस तरह कमांड लाइन कैलकुलेटर बना सकते हैं जो यूजर से टू नंबर्स एज इनपुट लेगा, और जो आप सेलेक्ट करेंगे उन चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस में से, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन, तो उसका वो रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करता जाएगा आपके पास आंसर आते हुए। अब आपकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछते जाएं। सर आई थिंक ये वाला आज के लिए काफ़ी है।
क्योंकि जब ये लोग करेंगे परफॉर्म तो काफी टाइम टेकिंग है। हाँ, ये अभी सिर्फ ये है कि थोड़ा सा मैं कोई क्वेश्चन है तो वो जी जी। पूछें, तो अदरवाइज मैं ये थोड़ा सा इसको इस लेक्चर को समराइज करना चाह रहा हूँ। नो सर, ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ये अब साथ करेंगे तो फिर पता लगेगा, कोई क्वेश्चन होगा तो। बिल्कुल। ओके। अच्छा, इसमें एक तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि क्योंकि अभी हम टाइप स्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहे थे तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आने से ना शायद कुछ कन्फ्यूजन्स आई हों, क्योंकि जब टाइप स्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं हम तो ज़ाहिर है हम फॉलो तो उसी तरीके से करेंगे कि वे इसमें वेरिएबल्स कैसे डिफाइन होते हैं, और इसमें ऑपरेटर्स कौन-कौन से होते हैं, इसमें मतलब हम उसी स्कीम से अगर चलेंगे तो स्टूडेंट्स ज़्यादा साथ रहेंगे। ऐसा ही है जी? हाँ जी सर, मैं अभी साथ साथ इसका सिंटेक्स फॉलो कर रही थी, टाइप स्क्रिप्ट का खोल के ओपन करके मैं देख रही थी। काफी चीजें हैं, मतलब ऑब्वियसली हम लोगों ने अगर कोडिंग अच्छे से पहले पढ़ी हुई है तो मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी वो हर कहते हैं ना कि उसका विंडो का अपना एक बैकग्राउंड होता है, उसके हिसाब से चलते चलते थोड़ा सा टाइम तो लगता है। ठीक है। अच्छा, इसमें ना मैं आपको थोड़ा चीज़ों को समराइज़ करता हूँ और देखें जो आगे काम चलेगा ना वो इसी तरीके से चलेगा कि हम बिल्कुल टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि ये जो कैलकुलेटर का प्रोग्राम है, ये सिर्फ़ इसलिए करवाया गया है कि आपको पता चल जाए कि शुरू में टाइप स्क्रिप्ट को का प्रोजेक्ट सेटअप कैसे करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप देखें ना, आपने वर्ड की भी फ़ाइल बनानी होती है, तो आप क्या करते हैं, पहले एक फ़ोल्डर बनाते हैं, फिर उसमें फ़ाइल वो रखते हैं और फिर उस पे काम शुरू होता है, ठीक है? इसी तरीके से टाइपस्क्रिप्ट में भी जब आप कोई प्रोग्राम या कोई प्रोजेक्ट लिखने लगे, अब कैलकुलेटर बनाना एक सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट था ना, तो आपने सबसे पहले एक प्रोजेक्ट इनिशिएट करना टाइपस्क्रिप्ट में। तो शुरू में जो इकरा ने कमांड्स बनाई बताई हैं आपको, वो कमांड्स प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए हैं, ठीक है? तो आपने देखा कि हमने वो जो कुछ कमांड जो शुरू में बताई, वो जब हमने की तो एक फ़ोल्डर बन गया, एक फ़ाइल बन गई जिसका जिसका नाम था tsconfig.jsn, ठीक है? तो वो जब tsconfig.jsn बन जाती है तो इसका मतलब है कि आपने अपना एक इनिशियल प्रोजेक्ट सेटअप कर दिया है, ठीक है? अब जब आपने प्रोजेक्ट सेटअप किया तो एक जो tsconfig फ़ाइल क्रिएट हुई थी, उस फ़ाइल को आपने जब इकरा ने वो दिखा रही थी आपको, तो उसमें हमने कुछ चेंजिंग की। अब उस चेंजिंग का पर्पज़ सिर्फ़ ये था कि उस जो प्रोजेक्ट हम सेटअप कर रहे हैं, उसमें वो चेंजिंग्स कर लें ताकि किसी भी लेटेस्ट वर्ज़न के साथ हम कंपैटिबल हो जाएँ। बात समझ आ रही है? क्योंकि ये जो tsconfig का सेटअप होता है, ये मतलब ओल्ड वर्ज़न के लिए था ना, ये वाला। जो आपको अभी स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा है। तो देखें कि इकरा ने यहाँ पे पहले कुछ सेटिंग की, बल्कि ये जो सेटिंग की है ये वो है। यहाँ पे सेटिंग की, मॉड्यूल सेट किया और रेज़ोल्यूशन सेट की। तो ये आप जब सेट कर लेते हैं तो इट मीन्स कि आपने जो अपना प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है, उसको आपने जो भी नेक्स्ट मतलब करंट इनलाइन वर्ज़न्स हैं या इनलाइन उसमें जो टाइपस्क्रिप्ट में एडवांसमेंट्स हैं, उनके साथ आप कंपैटिबल हो गए हैं। ठीक है? तो ये आप जब भी नया प्रोजेक्ट इनिशिएट करेंगे, तो जब उसकी सबसे पहले काम ये होगा कि उसकी एक tsconfig फ़ाइल बनेगी। अब उस tsconfig फ़ाइल में ओपन करके आपने ये 2-3 सेटिंग्स मेक श्योर करनी होंगी, ठीक है? तो जब ये आप सेटिंग कर लेंगे तो फिर आप उसके बाद रेडी होंगे कि आप कोई कोड कर सकें उस पे। फिर मतलब अब नेक्स्ट उसमें जैसे ये इंडेक्स टीएस के नाम से आप क्रिएट कर लेते हैं। तो इंडेक्स टीएस जो है ये आपकी मेन, ये आपके यहाँ पे आप सारा कोड लिख रहे होते हैं। तो व्हाट इज़ द पॉइंट? पॉइंट इज़ कि आपको जब भी नया प्रोजेक्ट इनिशिएट करना है टाइपस्क्रिप्ट में, तो आपके पास कमांड्स हैं जिसमें है npm init -y, npm init
-y ये क्या करता है, ये आपका नया प्रोजेक्ट इनिशिएट कर देता है। अब जब नया प्रोजेक्ट इनिशिएट होगा तो इसका मतलब है कि एक tsconfig फाइल बनेगी, ठीक है? और tsconfig फाइल में जाके फर्दर आपने क्या करना है, वो जो सेटिंग आपको बताई गई है वो करनी है। और वो क्या इंश्योर करेंगी? वो ये इंश्योर करेंगी कि ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये जो लेटेस्ट जो भी वर्जन्स हैं उनके साथ कंपैटिबल हो गया आपका सिस्टम, आपका प्रोजेक्ट, ठीक है? फिर आप मेन अपनी फाइल क्रिएट करते हैं index.ts के नाम से, और ये वो फाइल है जिस पे आपने अपना कोड लिखना है। और ये देखिए index.ts मीन्स कि ये एक टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है। जैसे हम वर्ड की फाइल या पावर पॉइंट की फाइल हो तो डॉट पीपीटी लिखते हैं, इसी तरीके से वर्ड की फाइल हो तो डॉट डॉक लिखते हैं, डॉक। इसी तरह से जब आप टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं तो उसी प्रोजेक्ट के अंदर tsconfig.json के साथ ही नई फाइल आप बनाते हैं index.ts। फिर index.ts डॉट फाइल में आप सारा अपना कोड लिखते हैं, ठीक है? तो ये मतलब ये कैलकुलेटर से ज़्यादा ये इस बात को हम बता रहे हैं आपको कि जब जब भी आप टाइपस्क्रिप्ट में फाइल बनाएँगे, तो उसके लिए ये 2 उसके लिए ज़ाहिर है कोई भी छोटे से छोटा प्रोग्राम है तो वो एक प्रोजेक्ट होता है, तो उस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले इनिशिएट करेंगे और इनिशिएट करने के जो-जो स्टेप्स हैं वो आपको बताए हैं, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद अगर आप नोट करें तो हमने 2-3 टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की, जैसे सीएलआई बेस्ड कैलकुलेटर। सीएलआई बेस्ड कैलकुलेटर क्या होगा जी? एनीबॉडी हैव आइडिया? नो सर। ओके। देखिए, अभी जो भी हमने यहाँ पे छोटा-सा कैलकुलेटर बनाया है, ये आपको अगर आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाएँगे ना स्टार्ट में, तो एक कैलकुलेटर वहाँ पे भी होता है। उस कैलकुलेटर में और इस कैलकुलेटर में क्या फ़र्क है? सर ये डिफाइंड जितने भी वो हमने यहाँ बेस पे किए होंगे उन्हीं के लिए वर्क करेगा, जो हम जी। डिफाइन करेंगे। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कमांड लाइन है ना, कमांड लाइन का मतलब होता है कि ये जो आप कोड लिख रहे हैं ना, ठीक है, उसके बाद जब जहाँ पे आपने इसको रन किया है, बिल्कुल। जहाँ पे आप रन कर रही थी ना इसे, ये ये बेसिकली ये कमांड लाइन इंटरफ़ेस है, ठीक है? तो हमने मतलब प्रोग्राम लिखते हैं और इसी कमांड लाइन इंटरफ़ेस में ही आके उसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं। तो दिस इज़ व्हाई दिस इज़ नोन एज़ कमांड लाइन कैलकुलेटर। ठीक है? इसको कहते हैं सीएलआई एप्लीकेशंस, यानी कि कमांड लाइन इंटीग्रेशन एप्लीकेशंस, कि आपने जो भी इसकी एग्जीक्यूशन करनी है, जो भी इसको चलाना है, वो कमांड लाइन पे ही चला रहे हैं। जबकि आपके पास जो कंप्यूटर में इंस्टॉल है, उसमें देखें कि एक पूरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना हुआ है, बटन्स बने हुए हैं, ठीक है? कि आपने बटन प्रेस करके आप बताते हैं कि इसको प्लस कर दो, माइनस कर दो, तो इसको कहते हैं जीयूआई कैलकुलेटर। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि एक पूरी एप्लीकेशन बनी हुई है जिसको आप ओपन करते हैं और ग्राफिकली आपको सब बटन्स भी गिवन है। आप नंबर ऐड करें, प्लस का बटन दबाएं प्लस हो जाएगा, माइनस का बटन दबाएं माइनस हो जाएगा। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये जो कैलकुलेटर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसलिए ये जो अभी हम कर रहे हैं सीएलआई एप्लीकेशन है, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस है। जो भी आप प्रोग्राम कोड बनाएंगे यहाँ पे, वो ऑब्वियसली आप कमांड लाइन पे ही रन कर रहे होंगे। तो लेटर स्टेज में हम इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए जाहिर है अभी सिर्फ हम प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना देख रहे थे कि प्रोजेक्ट इनिशिएट कैसे होता है टाइपस्क्रिप्ट में, ठीक है? उसके बाद आपने एक और चीज यूज की, इंक्वायरर। ठीक है, अब इंक्वायरर और इस तरीके से ये जो ऊपर अवेट का फंक्शन है, ये आप लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है? और ये जो कमांड है इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, ये भी आपको भी उस तरीके से नहीं पता होगी। उसकी वजह यही है कि हम लोगों ने अभी सिर्फ प्रोजेक्ट इनिशिएट करना सीखा है। अभी हम हमारा पर्पस कोडिंग नहीं था, ठीक है?
कोडिंग कब उसी वक्त आएगी जब हम राइट फ्रॉम द स्टार्ट जैसे सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक बेस बना के आगे चलते हैं, इसी तरीके से इसमें भी होगा। ठीक है, तो इंक्वायरर बेसिकली आपके पास ना एक लाइब्रेरी है इसकी टाइप स्क्रिप्ट की। और आपने देखा होगा कि आपके पास बहुत सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जब कैलकुलेटर बनता है तो कुछ चेक बॉक्सेस होते हैं, कुछ बटन्स होते हैं। तो ये जो इंक्वायरर है ना, ये ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें ये फैसिलिटीज मौजूद होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे इंक्वायरर को ऊपर इंक्वायरर के पैकेज को या लाइब्रेरी को शामिल किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। तो अभी के लिए तो बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ यही था कि एक सिंपल सा प्रोजेक्ट इनिशिएट करना हम सीखते हैं कि प्रोजेक्ट को इनिशिएट कैसे करना है, चेंजिंग कहाँ-कहाँ पे रख करनी है और हमें पता चल जाता कि ठीक है जी, आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो तो उसे आपने सेटअप कैसे करना है। ठीक है? तो इस लेक्चर में इंक्वायरर और ये जो कमांड इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट कमांड आई है आपके पास, ये ज़ाहिर है आपको नहीं पता। मतलब अगर फ़र्ज़ किया पता भी है तो वो आपने पहले से किसी ने स्टडी किया हो तो पता होगी। जबकि इस कोर्स में अभी हम इस जगह नहीं पहुंचे कि हमें इंक्वायरर का भी पता चल जाए, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट का भी पता चल जाए। ठीक है, उसके बाद इकरा आप उस जगह पे आए जहाँ पे डिपेंडेंसीज थी और डेव डिपेंडेंसीज थी। अच्छा, अब आप याद रखें जब आप पैकेज इंस्टॉल करते जाते हैं ना, तो आप देखें कि यहाँ पे एक ये फाइल बनती है जिसमें ये जिस पे हाइलाइटेड एरिया है वो डेव डिपेंडेंसीज हैं और ये जो ऊपर जो है डिपेंडेंसीज हैं। अब डिपेंडेंसीज क्या होती हैं? देखिए हमने पैकेज इसमें इंस्टॉल किया है ना अभी, तो ऑब्वियसली ये जो प्रोग्राम है या ये जो एप्लीकेशन हमने बनाई है छोटी सी कैलकुलेटर की, जब किसी फ्यूचर में किसी जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने इस पीसी पे बैठे हुए हैं बनाई है एप्लीकेशन, अब यही एप्लीकेशन हम किसी दूसरी जगह जाके रन करते हैं, तो ये वाली जो डिपेंडेंसी है, ये उसको चाहिए होगी। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो पता चलता है यार ये सॉफ्टवेयर उस वक़्त तक नहीं चलेगा, जब तक ये चीज़ें भी हम इंस्टॉल ना कर लें। तो वो जो इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड होती है, वो बेसिकली उसकी डिपेंडेंसीज़ होती हैं। ये बात क्लियर हुई आपको? यस सर। तो और फिर दूसरी नीचे आप देखें तो ये डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज हैं। डेवलपमेंट डिपेंडेंसी से मुराद होता है कि जब आप कोड लिख रहे हैं ना, यानी कि एक डेवलप कर रहे हैं ना चीज़, तो हमें उसी वक़्त डेवलपमेंट के दौरान ही वो चीज़ें चाहिए। अब इसी चीज़ को अगर हम बाद में कहीं यूज़ करते हैं इस प्रोग्राम को, तो उस वक़्त हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? डिपेंडेंसीज़ जो होती हैं और डेव डिपेंडेंसीज़ में दोनों में मेन फ़र्क ये है कि जो डिपेंडेंसी है, वो आपको फ्यूचर में जब आपने जो भी प्रोजेक्ट लिखा, जो भी एप्लीकेशन बनाई, वो फर्दर आप कहीं पे जाके इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करते हैं, तो उस सिस्टम में ये चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके आपका प्रोग्राम उधर चलेगा। ठीक है? और जो डेव डिपेंडेंसीज़ हैं, वो डेवलपमेंट टाइम पे जो रिक्वायर्ड है वही वो मतलब एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट वो रिक्वायर्ड होती हैं, बाद में वो डिपेंडेंसीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होती। जी, ये बात भी समझ आ गई आई होप। जी सर। ओके, तो इन शॉर्ट ये कि आज का जो लेक्चर था वो सिंपली इस बेस पे था कि आपने टाइपस्क्रिप्ट में कैसे अपना सेटअप बनाना होता है, मतलब कैसे प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना होता है और प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के बाद क्या-क्या चेंजिंग करनी होती है, जैसे कि टीएस कॉन्फ़िग फाइल में हमने की है। और उसके बाद जब कोई चीज़ हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं या कोई चीज़ें उसमें एक डिपेंडेंसीज़ की लिस्ट बनती है। एक ये चीज़ जो डिपेंडेंसीज़ की लिस्ट आपको नज़र आ रही है, ये हमने खुद नहीं ऐड की यहाँ पे, ठीक है? हमने जो खुद चेंजिंग की थी वो दूसरी जगह की है। तो ये खुद से ही आपको पता चल गया कि इस प्रोग्राम को आगे चलाने के लिए ये डिपेंडेंसीज़ होंगी और ये
डेव डिपेंडेंसीज होंगी। तो जो जो आप फर्दर प्रोग्राम को प्रोजेक्ट को कॉम्प्लेक्स करते जाते हैं तो आप देखते हैं कि डिपेंडेंसीज भी बढ़ती जा रही होती हैं और डेव डिपेंडेंसीज भी बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो दोनों में फर्क भी आपको समझ आ गया। फिर उसके बाद आप देखें कि जब हमने इस प्रोग्राम को चलाया है तो उसमें जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जो हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं टीएस टाइप स्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो टाइप स्क्रिप्ट डायरेक्ट आपको आंसर नहीं करता। टाइप स्क्रिप्ट को पहले ट्रांसपाइल होगा, ट्रांसपाइल होने से क्या होगा कि वही जो ट्रांसक्रिप्ट की फाइल है वो कन्वर्ट हो जाएगी जावास्क्रिप्ट फाइल में, और फिर हम जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करते हैं तो हमें आंसर मिलता है। तो जब आप टाइपस्क्रिप्ट की फाइल पे हो तो आपको लिखना होता है TSC, तो वो क्या करता है ट्रांसपाइल कर देता है उस फाइल को। ठीक है, बल्कि इसको इस तरीके से लिखना चाहिए कि TSC डॉट स्पेस इंडेक्स, क्योंकि इस फाइल का नाम इंडेक्स है ना, तो इसको हम ट्रांसपाइल करना चाह रहे हैं। तो कमांड क्या बनेगी TSC स्पेस इंडेक्स डॉट टीएस एंटर करेंगे तो ये ट्रांसपाइल हो जाएगी। ट्रांसपाइल का मतलब ये है कि यही फाइल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी जावास्क्रिप्ट की फाइल में। तो फिर आप नोड वाली कमांड दे के उस जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करते हैं। ठीक है जी। तो आपको ये जो ओवरव्यू था इसके हवाले से समझ आ गई सारी बात? हाँ जी सर, समझ में आ गया। ओके जी, कोई और क्वेश्चन किसी की तरफ से? नो सर। ओके, तो चलें इसके हवाले से मैं थोड़ी मज़ीद सिंपल वीडियो भी शेयर कर दूंगा ताकि आपको जो इनिशियल सेटअप होता है टाइपस्क्रिप्ट का उसके बारे में पूरा पता चल जाए कि कैसे हम टाइपस्क्रिप्ट का नया प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं। उसके बाद हम टाइपस्क्रिप्ट पे बिल्कुल आगे सारा जो काम है वो टाइपस्क्रिप्ट ही होगा इंशाल्लाह, जिसमें हम वेरिएबल डिक्लेरेशन और जैसे भी एक प्रोग्रामिंग का फ्लो होता है उस तरीके से चलेंगे और आगे काम बढ़ता रहेगा। ठीक है, और अब नेक्स्ट वीक के लिए ये है कि एक तो अनीका को मैंने टास्क दिया हुआ है। अनीका आप मंडे को इंशाल्लाह आप उस पे ठीक है सर। गिट और गिटहब पे करेंगी, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के एंड पे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे जो भी एक लेक्चर होगा वो करेंगे। बाकी ये जो रूटीन है ये तो हमारी चल ही रही है। ठीक है, जी सर, ठीक है। चलें जी, कोई और क्वेश्चन नहीं है तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जी, थैंक यू सर।